लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। अंधेरी रातें, जहां नोएडा के एक बंद कमरे में मासूम आरूसी की चीखें दफ्न हो गई और शक की सुई जिस पर गई उसका भी कत्ल हो गया। तो असली कातिल कौन था? कलकत्ता के फुटपाथों पर एक खौफनाक साया मंडरा रहा था। नाम पड़ा स्टोन मैन किलर। 13 बेकसूरों की जान चली गई पर कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। दिल्ली के सबसे आलीशान होटल के कमरे में जहर से हुई सुनंदा पुष्कर की मौत। शक की सुई कांग्रेस के बड़े नेता थरूर पर आया। फिर सत्ता और वीआईपी दुनिया के इस रहस्य को किसने छुपाया? और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि मुंबई की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में एक खोजी पत्रकार जेडे को भी दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया और पंजाब में चमकीला को भी। और उनकी मौत की गुत्थी भी आज तक अनसुलझी है। आखिर क्यों? टॉप 5 सीरीज के पिछले एपिसोड में कहानी थी सीरियल किलर्स की, पर आज आपको बताएंगे भारत के उन मर्डर केसेस के बारे में जिसे पुलिस क्या सीबीआई भी सुलझा नहीं पाई। 16 मई 2008 नोएडा का एक पॉश फ्लैट। शुरुआत रात के सन्नाटे से होती है। सब कुछ शांत था सिवाय अंदर दबे एक खौफनाक राज के। सुबह का मंजर दिल दहलाने वाला था। घर के डेंटिस्ट कपल डॉक्टर तलवार ने देखा कि उनकी 13 साल की बेटी आरूसी अपने कमरे में खून से लथपथ डेड पड़ी है। गला कटा हुआ, बिस्तर पर खून फैला हुआ। उनका पहला शक नौकर हेमराज पर गया क्योंकि वो घर से गायब था। पुलिस को बुलाया गया लेकिन उन्होंने सब गड़बड़ कर दिया। लापरवाही के साथ जैसे तैसे जांच शुरू हुई और अगले ही दिन कहानी में एक भयानक ट्विस्ट आया। किसी की नजर उसी फ्लैट की छत पर गई। वहां उस नौकर हेमराज की लाश मिली जिस पर सभी को आरूसी के कत्ल का शक था। उसका भी गला रेता हुआ था। मतलब अब ये एक नहीं दोहरे कत्ल का केस बन गया जो देखते ही देखते पूरे देश में सुर्खियों में छा गया। मामला इतना उलझ गया कि लोकल पुलिस से हटकर जांच सीबीआई को सौंप दी गई। पब्लिक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सीबीआई ने अपनी थ्योरी बनाई। सारी सुई डॉक्टर तलवार और उनकी पत्नी नुपुर पर अटक गई कि उन्होंने ऑनर किलिंग की है क्योंकि उन्होंने अपनी बच्ची को हेमराज के साथ देख लिया था। फिर सबूतों की कड़ियां ऐसी जोड़ी गई कि 2013 में कोर्ट ने दोनों माता पिता को उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सस्पेंस का क्लाइमेक्स 2017 में आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला पलट दिया। कोर्ट ने साफ कह दिया सीबीआई के पास पक्के सबूत नहीं हैं। जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो इतने वीक है कि शक का फायदा माता पिता को मिलना चाहिए। कत्ल की कड़ी डॉक्टर तलवार तक लगातार नहीं जुड़ रही थी। माता पिता इसलिए रिहा हो गए। पर सवाल यह है कि अगर नौकर खुद ही मारा गया, माता पिता ने मारा नहीं, तो फिर वो कौन था जिसने बंद कमरे के अंदर आरूसी की हत्या की? हेमराज की पत्नी ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। सीबीआई भी हार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आज तक इस डबल मिस्ट्री का कोई कसूरवार पकड़ा नहीं गया। 2 जाने गई और कातिल आज भी खुलेआम घूम रहा है। ये रहस्य आज भी नोएडा के उस बंद फ्लैट की दीवारों में दफन है। साल 2011 मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी के बीच एक सुलगता हुआ सच। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जेडे यानी ज्योतिर्मय दे एक बड़ा नाम थे। मिड डे अखबार के लिए इन्वेस्टिगेशन एडिटर यानी वो खबरें निकालने वाले जो गैंगस्टर की नींद हराम करते। 11 जून 2011 को दिन दहाड़े जेडे अपनी मोटरसाइकिल पर पवई के इलाके से गुजर रहे थे और अचानक गोलियां चली। एक नहीं कई गोलियां। खून सड़क पर बह गया और अंडरवर्ल्ड का एक गहरा राज वहीं दफन हो गया। पुलिस ने जांच शुरू की और कहानी का पर्दाफाश हुआ। पता चला कि कत्ल का ऑर्डर किसी और ने नहीं बल्कि डॉन छोटा राजन ने दिया था। राजन गुस्से में था। डे साहब ने अपनी लेखनी में उसे बूढ़ा होता गैंगस्टर लिख दिया था। एक चिंदी गैंगस्टर कहकर उन्हें संबोधित किया था जो राजन को हजम नहीं हुआ। मामला यही नहीं रुका। जांच में एक और बड़ा ट्विस्ट तब आया जब पुलिस ने एक पत्रकार जिग्ना वोरा को गिरफ्तार कर लिया। आरोप था कि उसने प्रोफेशनल राइवलरी के चलते राजन को उकसाया था। मीडिया में तूफान आ गया।
पत्रकारिता की दुनिया में दहशत थी और जिग्ना वोरा की भी गिरफ्तारी हुई। लेकिन कोर्ट का फैसला 2018 में आया। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने माना छोटा राजन ही असली गुनहगार था। राजन और उसके 8 गुर्गे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं जिग्ना वोरा को कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या छोटा राजन का गुस्सा ही इस कत्ल की इकलौती वजह थी? क्या जिग्ना वोरा सच में बेकसूर थी या सबूतों की कमी ने उन्हें बचा लिया? और क्या जेडे की कलम ने कोई ऐसा अंडरवर्ल्ड का राज खोल दिया था जिसके चलते राजन के साथ साथ कोई और भी उसे हटाना चाहता था? राजन को सजा जरूर मिली, पर मुंबई के अंडरवर्ल्ड की गलियों में यह सवाल आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। जेडी की हत्या के पीछे की पूरी कहानी क्या थी, वो आज भी एक अनसुलझी पहेली है। लेकिन ये पूरी कहानी इस हफ्ते शनिवार को मैं कातिल कौन सीरीज के अगले एपिसोड में सुनाने वाला हूं, एकदम डिटेल में। तो अंडरवर्ल्ड वर्सेज जेडे की कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो शनिवार को कातिल कौन सीरीज का 5वां एपिसोड जरूर देखें। यहां हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। साल 2014 जनवरी की वो ठंडी रात, दिल्ली के एक बड़े होटल का कमरा, वीआईपी लोगों की चकाचौंध के बीच एक खौफनाक राज दफन हो गया था। देश की नामी शख्सियत सुनंदा पुष्कर अपने ही कमरे में मृत पाई गई। ये खबर आते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया। शुरुआत में तो लगा कि शायद ये साधारण मौत है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहानी को पलट दिया। डॉक्टर ने कहा सुनंदा की मौत जहर से हुई है। इतना ही नहीं, उनके शरीर पर चोटों के भी निशान थे। मामला सुसाइड का था या होमिसाइड का, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस ने 2015 में कत्ल का केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। शक की सुई घूमकर उनके पति शशि थरूर पर अटक गई। पुलिस ने विसरा यानी सुनंदा के अंदरूनी अंगों के नमूने अमेरिका की FBI लैब तक भेजे, पर पक्के सबूत नहीं मिले। जहर कौन सा था, यह पहेली आज तक अनसुलझी है। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगाई और 2018 में शशि थरूर पर अबेंडमेंट टू सुसाइड का भी इल्जाम लगाकर चार्जशीट दायर किया। मीडिया और पब्लिक ने इस केस पर नजरें गड़ा रखी थी। ये एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ 2021 में आया। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया थरूर के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। पुलिस भी अपने चार्ज साबित नहीं कर पाई। शशि थरूर को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। लेकिन सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता है। पुलिस ने कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामला अभी भी कानूनी पचड़े में कहीं फंसा हुआ है। सवाल वहीं का वही है, सुनंदा को जहर किसने दिया? क्या सच में आत्महत्या थी ये, जिसके लिए उन्हें उकसाया गया, या किसी अज्ञात शख्स ने उन्हें मार डाला? असल कातिल या मौत का असली कारण आज तक सरकारी कागजों में अनसुलझा रहस्य बनकर बंद है। शुरुआत रात के सन्नाटे से होती है। साल 1989। कलकत्ता शहर नींद में डूबा हुआ था, पर फुटपाथों पर रहने वाले बेघर लोगों के लिए नींद मौत का बुलावा बन चुकी थी। जून से दिसंबर के बीच एक अज्ञात साया शहर पर मंडरा रहा था। मीडिया ने उसे नाम दिया था स्टोन मैन किलर। कहानी की शुरुआत में खौफ था। एक एक करके 13 बेकसूर फुटपाथी मारे हुए पाए गए। उनका गुनाह बस इतना था कि वे अकेले सो रहे थे। कातिल का मोडस ऑपरेंडी रूह कपा देने वाला था। वो सोते हुए शिकार के सिर पर एक भारी पत्थर या कंक्रीट का स्लैब मारता था, लगभग 30 किलो का वजनी पत्थर। फिर एक ही क्रूर वार होता था जिससे तुरंत मौत हो जाती थी। इसके अलावा स्ट्रगल के निशान और कहीं नहीं मिलते थे। मानो कातिल भूत की तरह आता और गायब हो जाता। ज्यादातर कत्ल हावड़ा ब्रिज के आसपास शहर के बीचों बीच हो रहे थे। पुलिस के लिए यह एक सिर दर्द बन गया। रातों की नींद उड़ गई उनकी। कलकत्ता पुलिस ने तहकीकात शुरू की। खुफिया पुलिस वालों को बेघर बनाकर फुटपाथों पर सुलाया गया ताकि कातिल को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। कई संदिग्धों को पकड़ा गया, पूछताछ हुई, पर कोई भी ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। स्टोन मैन एक छाया की तरह था जिसे पकड़ना मुश्किल था।
और तभी दिसंबर 1989 के आखिर तक जो कत्ल इतने जोरों शोरों से शुरू हुए थे, अचानक थम गए, मानो कातिल हवा में घुल गया हो। पुलिस के रिकॉर्ड में यह केस आज भी अनसुलझा है। लेकिन ऐसा ही सिलसिला कभी मुंबई में भी शुरू हुआ था, जब मुंबई बॉम्बे था 1985 से लेकर 1988 तक। वहां भी 12 बेघर लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, ठीक इसी तरीके से। तो क्या ये वही सीरियल किलर था जो मुंबई में भी था और बाद में कोलकाता में भी, या उसकी कोई नकल करने वाला कोई साइको किलर? आज भी ये सवाल कलकत्ता की गलियों में गूंजता है, मुंबई के फुटपाथ पर दौड़ता है कि वो स्टोन मैन किलर कौन था, क्यों उसने ये खूनी खेल खेला और क्यों उसने अचानक कत्ल बंद कर दिया। यह रहस्य भारतीय अपराध के इतिहास में सबसे अनसुलझी पहेलियों में से एक बनकर रह गया। साल 1988 पंजाब में खौफ का माहौल था, लेकिन एक नाम था जो हर दिल पर राज करता था, अमर सिंह चमकीला। अपनी दबंग आवाज और बिंदास गानों के चलते चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत की जोड़ी सुपरहिट थी। कहते हैं उन्होंने साल भर में 365 से ज्यादा शो किए, यानी हर दिन उनके पास कोई ना कोई शो रहता ही था। 8 मार्च 1988 जलंधर के महसमपुर गांव में दोपहर का वक्त था। चमकीला और अमरजोत अपनी गाड़ी से अखाड़े यानी ओपन एयर कॉन्सर्ट के लिए उतर ही रहे थे कि तभी दहशत का साया छा गया। गोलियों की आवाज से पूरा माहौल गूंज उठा। सस्पेंस का पहला वार, मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चमकीला, अमरजोत और उनके बैंड के 2 साथी वहीं ढेर हो गए। हत्यारे बिजली की तरह वहां से गायब भी हो गए। कुछ कहते हैं कि उन्होंने चमकीला की छाती पर एक चिट्ठी भी रखी थी, पर यह बात आज तक भी पक्की नहीं है। पुलिस आई, जांच हुई, पर कातिल का कोई नामो निशान नहीं मिला। सबूतों की कमी के चलते कुछ ही सालों में सरकारी तौर पर यह केस बंद हो गया। पर यह खून खराबा क्यों हुआ, रहस्य कई सालों तक गहराता रहा। एक थ्योरी कहती है कि उस दौर में मिलिटेंसी जोरों पर था। चमकीला के गाने विवादित माने जाते थे, उसमें कई अश्लील शब्द होते थे जो कुछ अलगाववादी संगठनों को नागवार गुजरे। शायद उन्होंने ही फरमान जारी किया था और चमकीला का कत्ल हुआ। दूसरी थ्योरी कहती है कि यह पेशेवर दुश्मनी थी, प्रोफेशनल राइवलरी। चमकीला की असीम शोहरत से जलने वाले दूसरे कलाकारों ने यह षड्यंत्र रचा होगा, क्योंकि चमकीला के वजह से किसी को भी सोच ही नहीं मिलते थे। और एक तीसरी सबसे दर्दनाक थ्योरी, जाति और इज्जत यानी ऑनर किलिंग। असल में चमकीला दलित थे और अमरजोत ऊंची जाति से थी। तो क्या उनके अंतरजातीय शादी से नाराज किसी ने बदला लिया? आज 3 दशक से ज्यादा हो चुके हैं। गोलियां चलाने वाले कौन थे, उसका असली मकसद क्या था, उनका नाम क्या था, उन्हें किसने भेजा था? सच आज भी पंजाब के उस वीरान अखाड़े में दफन है। चमकीला की सांसें रुक गई और कातिल का पता नहीं चला। सच तो यह है कि वो सभी कातिल शायद आज भी आजाद है, जिसने आरूसी, चमकीला, सुनंदा और बाकी की सांसें छीनी थी, और जिसने स्टोन मैन बनकर कलकत्ता को दहलाया था, बंबई को दहलाया था। लेकिन इंसाफ की आंखें आज भी उस अज्ञात चेहरे को तलाश रही है जो हमारे बीच कहीं छिपा हुआ है। क्या ये राज हमेशा के लिए राज ही रहेगा, या कभी किसी केस का कोई रहस्य खुलेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखें। और आगे टॉप 5 सीरीज के एपिसोड में आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं, क्राइम की दुनिया के कौन से टॉप 5 की कहानी सुनना चाहते हैं, वो भी कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं, मतलब आप मेरी कहानियों को अंत तक देखते हैं, तो अपना नाम और कहां से मेरी कहानी देख रहे हैं वो कमेंट में जरूर लिखें, ताकि मुझे भी पता लग सके जो मेरी कहानी अंत तक देखते हैं, जो पंचम प्रकाश की कहानी अंत तक सुनते हैं, आखिर वो लोग कौन हैं। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपके लिए कहानी लेकर आता ही रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।